नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। यूपी में चौथे राउंड की वोटिंग से पहले आतंकवाद बड़ा मुद्दा बन गया है। अगले 4 राउंड में 231 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले बीजेपी ने आतंकवाद के मुद्दे को ऐसे कैच किया है कि इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के आउट होने की संभावना है। बीजेपी साइकिल बम की बात कर रही है तो प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि यूपी में आतंकवाद का मुद्दा उठाना फिजूल की बात है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी घटिया बातें कर रही है। आपको आतंकवाद के मुद्दे पर 4 लोगों की बातें सुननी चाहिए और बहुत गौर से देखिएगा कि आतंकवाद के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी से लेकर अमित शाह ने आज क्या कहा। पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। मैं क्यों सफाई दूं? जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूं, तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। और फिर इसलिए है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे और जैसे जैसे नाराज़गी बढ़ेगी जनता के अंदर, बीजेपी को हार सताएगी। आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखेंगे। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। यूपी में 4 चरण का चुनाव बाकी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले 4 चरण क्या इसी आतंकवाद के मुद्दे पर लड़े जाएंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार आतंकवाद का मुद्दा उठा रही है तो विपक्ष इसको मुद्दा मानने तक के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक सोम नेता समाजवादी पार्टी के हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्लीम रहमानी अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो हमारे साथ हैं। साथ ही विजय शंकर तिवारी हैं प्रवक्ता वीएचपी, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता के साथ कर लेते हैं। राकेश जी, विपक्ष कह रहा है कि आतंकवाद की बात घटिया बात है, यह चुनावी मुद्दा है ही नहीं। देखिए, वास्तविकता में जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े रहे हैं उन्हें निश्चित तौर पर यह बात घटिया लगेगी। सरकार में बैठते ही अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार से आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए सिफारिश की थी। उन्होंने लोक अभियोजक को उनके समय में प्रमुख सचिव न्याय ने पत्र लिख करके कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इन पर से मुकदमा वापस ले लेना चाहिए, उन आतंकवादियों पर से, वो आतंकवादी जिन्होंने वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट करने का काम किया था, अयोध्या में ब्लास्ट करने का प्रयास किया था, जिन्होंने रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप में घुस करके सीआरपीएफ के जवानों की हत्या करने का दुर्दांत प्रयास किया था। ऐसे लोगों पर मुकदमे वापस लेने का प्रयास अखिलेश यादव जी कर रहे थे। अब अखिलेश यादव जी को तो निश्चित तौर पर यह आतंकवाद का मुद्दा बकवास लगेगा, बेकार का लगेगा और प्रियंका वाड्रा जी को भी बेकार लगेगा, क्योंकि उनकी माताजी सोनिया जी के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे जब बाटला हाउस एनकाउंटर में कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे और कुछ आतंकवादी मारे गए थे। तो आतंकवादियों की वो मृत्यु से इतना ज्यादा शोक में थी कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। यानी आतंकियों के प्रति किसकी सहानुभूति है, किसकी संवेदनाएं हैं। और समाजवादी पार्टी का तो खुलासा हुआ है कि बेटा आतंकवादी और अब्बू समाजवादी। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई कि बेटा आतंकवादी होगा, अब्बू समाजवादी होंगे। हलफनामा देख करके बेटा आतंकवादी कहता है कि मेरे अब्बू समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। अभिषेक जी, क्या ये कहकर कि ये मुद्दा है ही नहीं, आप बच पाएंगे या इस मुद्दे का जवाब देना चाहिए ताकि जनता तय करे
कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं, संबंध है नहीं है, या फिर इसको डक करने से काम चल जाएगा? देखिए पवन जी, आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और पूरा देश देखता है, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये जानना भी चाहिए कि कौन आतंकवादी है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ लोग आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? आपकी सवाल ये उठता है कि आपकी एजेंसियां क्या फेल हो चुकी हैं? जवाब दीजिए, ये जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है। अगर आपकी बातों में, माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों में जरा भी सच्चाई है, और मेरे बड़े भाई जो भाजपा के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में है और वो सम्मिलित है तो अब तक उसको जेल के अंदर होना चाहिए था। वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? अभिषेक जी, ये चुनौती डिबेट में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुकाबला तो जनता के बीच है ना। जनता से क्या कहेंगे? क्या यह जनता के लिए मुद्दा है ही नहीं? अभिषेक जी, चुनौती तो बहस में चलेगी, क्या जनता के बीच क्या जवाब संदेश देंगे आप? जनता भी तो आपको सुन रही है ना। देखिए, जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों के मुकदमे किसने वापस लिए थे। जनता जानती है जो हमारे सेना पर पत्थर मारते थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उन पत्थरबाजों के मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से गठबंधन करके वापस लिए थे। मसरत जैसे आतंकवादियों की रिहाई पर इन लोगों ने मोहर लगाई थी, और पाकिस्तान प्रेम बिन बताए बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं। तो देशद्रोही कौन है, राष्ट्रवादी कौन है और राष्ट्र विरोधी कौन है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है। और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चलेगा, केवल चलेगा तो विकास चलेगा। 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जितना विकास किया गया है आज तक नहीं हो पाया है। अभिषेक जी, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? यहां तो आतंकवाद की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? हम तो आतंकवाद पे बात कर रहे हैं ना। और क्या अगर बीजेपी आतंकवाद की बात करती है तो क्या हम माने कि ये हिंदू मुसलमान की बात हो रही है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर कोई आतंकवादी है और कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो अभी तक वो बाहर क्यों है? हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अभी तक उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं आतंकवादी? अगर कोई आतंकवादी है उत्तर प्रदेश में, अगर वो खुलेआम घूम रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार की विफलताएं हैं। बताइए राकेश त्रिपाठी जी, आपको जवाब देना होगा। राकेश जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर आतंकवादी है तो खुला क्यों, अगर आतंकवादी नहीं है तो मुद्दा क्यों? प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, केंद्रीय जांच एजेंसियां फेल हो चुकी है, दोनों में से एक बात का जवाब दीजिए आप। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सवाल सुनिएगा, काम आएगा। बार बार ये सवाल आप पूछ रहे हैं, पहले भी कई चैनलों पर पूछ रहे थे, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी जिन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही थी, जिनको वो छोड़ने की सिफारिश कर रही थी, कोर्ट ने उनको मृत्युदंड सुनाने का काम किया है। आतंकवादी जो अहमदाबाद में ब्लास्ट करने वाले थे, 18 दिन के भीतर गुजरात में एसआईटी बनाकर के मुख्यमंत्री जी उनको गिरफ्तार करवाने का काम किया, और उनमें से 38 अपराधियों को, 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा मिली है। आप निश्चिंत रहिए अभिषेक सोम जी, भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तस्लीम रहमानी जी, आपसे सवाल ये है कि जब आतंकवाद की बात होती है तो समाजवादी पार्टी को हम लेकर के जा रहे हैं और जनता की अदालत में इनको सजा मुकर्रर होगी। अखिलेश यादव को सजा जरूर मिलेगी आतंकवादियों की प्रति सहानुभूति रखने में। आप आतंकवादियों को अगर खैरख्वाह बनने की कोशिश करेंगे, उनके रहनुमा बनने की कोशिश करेंगे, तो जनता निश्चित तौर पर इसके सजा भुगतने के लिए आपको मजबूर करेगी। तस्लीम रहमानी जी, जब आतंकवाद पे बात होती है तो बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती है, लेकिन बाकी दल इसको गैर मुद्दा बनाते हैं। तो आतंकवाद पे बहस क्यों नहीं होती? क्यों आतंकवाद पर बीजेपी बात करके आगे निकलने की कोशिश करती है और विपक्ष बात ही नहीं करना चाहता? देखिए पवन जी, आतंकवाद मुद्दा है और बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन आतंकवाद इस इलेक्शन के चौथे फेज का मुद्दा नहीं है। चौथे से सातवें फेज तक का मुद्दा नहीं है। ये बेवक्त की रागनी है। जब मतलब हर किस्म के इश्यूज को, पोलराइज करने वाले इश्यूज को लेके बीजेपी नाकाम हो गई, तो अब ये आखिरी दांव खेल रही है।
और मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, आतंकवाद ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे इलेक्शन में भुलाया जाए। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसे जड़ से इस देश से उखाड़ के फेंकना होगा। लेकिन अगर पूरे के पूरे विपक्ष को, पूरे हिज़्ब इख्तलाफ को आप आतंकवादियों का सहयोगी कहेंगे, उनका मददगार कहेंगे, तो ये तो बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा बेवक्त रागी में एक बात ऐड करना चाहता हूं कि आपने एक वर्कर को, हो सकता है कि वो शख्स जो कल जिसे फांसी की सजा हुई है और जो अभी चैलेंज होना है, जिसका जुडिशियल प्रोसेस अभी बाकी है, जिसे आप उत्तर प्रदेश में लेकर आ गए, गुजरात के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में ले आए, आप उसके बाप को कह रहे हैं कि उसके अब्बा जान का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से। तो अभी लखीमपुर में किसानों, सर आपने अभी कहा कि बीजेपी पोलराइजेशन करना चाहती है, इसलिए आतंकवाद का मुद्दा लेकर आई। मेरा सीधा सवाल है, क्या आतंकवाद के चर्चा होने पर पोलराइजेशन होता है? पवन जी, लखीमपुर में किसानों पर ट्रैक्टर चलाने वाले कातिल के अब्बाजान मोदी जी के मंत्रिमंडल में होम मिनिस्टर है। यह है देश की बदकिस्मती और इसे मुद्दा होना चाहिए। लखीमपुर जाएगा चौथे फेज में इलेक्शन में, तो ये मुद्दा क्यों नहीं है कि लखीमपुर में? ये सवाल लेंगे। फिलहाल आपने जो कहा उसी पर सवाल ये उठता है कि क्या आतंकवाद पर पोलराइजेशन होता है? अभी तक तो अब्बाजान अभी तक क्यों मोदी जी के मंत्रिमंडल में बैठे? रहमानी साहब, आप इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। बुजुर्ग हैं, जानकार हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या आतंकवाद पर पोलराइजेशन होता है, जैसा कि आपने खुद कहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आतंकवाद को नॉन सीरियस इशू नहीं बनाया जा सकता ना। जब आप इलेक्शन में जुमलेबाजी कर रहे हो, तो जुमलेबाजी के दरमियान आतंकवाद एक जुमला नहीं हो सकता। ये मैं कहना चाहता हूं, और इससे कोई पोलराइजेशन नहीं होता। आप गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी की, निकल जाएगी 10 तारीख को। इसलिए ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि देश का जो सबसे गर्म मुद्दा है, जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उसको आप इतना नॉन सीरियस लेते। रूलिंग क्लास इतना नॉन सीरियस क्यों इलेक्शन में जुमले की हैसियत से इस्तेमाल करते? इसलिए कि बीजेपी के लोग तो इलेक्शन गुजरने के बाद अपनी हर बात को जुमला करार देते हैं। तो विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये आतंकवाद का जिक्र सिर्फ जुमला है? देखो पवन जी, बेहद गैर जिम्मेदारा बयान है, चाहे वो रहमानी साहब का हो और चाहे वो प्रियंका जी का हो। जिस परिवार ने अपने 2 लोग खोए हों और उस परिवार के दोनों लोग भारत के प्रधानमंत्री थे, और ये इसी आतंकवाद की भेंट में और इसी प्रकार की प्रोसेस में 89 और 90 में पूरे कश्मीर से पूरा हिंदू वहां से निकाल दिया गया था। उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ था ये आपने सुना है। इसी आतंकवाद की भेंट में हमारे पुलवामा में हमारे कितने सैनिक बलिदान हो गए। इसी आतंकवाद की भेंट में मुंबई में जब बम ब्लास्ट हुआ तो कितनी जाने गई। इसी आतंकवाद की भेंट में 14 साल पहले 56 लोग मारे गए, जिनमें 49 लोगों को सजा हुई। इसी आतंकवाद की भेंट में जो गोधरा में लोग मारे गए। सुनिए, आतंकवाद इनके लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया, सुनिए एक मिनट, रहमानी साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। तस्लीम साहब सुन लीजिए, आपके पास भी आएंगे, एक बार उनका सुन लीजिए, फिर आपको भी वक्त दिया जाएगा। सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए, रहमानी साहब सुनने का धैर्य रखिए, सर ये सवाल लेंगे, एक बार उनको सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। रहमानी साहब सुन लीजिए आप एक बार। सुनने का धैर्य रखिए। इसी सरोजी नगर में आतंकवाद की भेंट में कितने लोग चल गए थे। इसी आतंकवाद की भेंट में अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए थे। इसी आतंकवाद की भेंट में मुंबई में कितने लोग मारे गए। इसी आतंकवाद की भेंट में नॉर्थ ईस्ट में कितने लोग मारे गए। अलग अलग प्रकार की गतिविधियां हैं आतंकवाद की, लेकिन नाकाम हुए हैं। सही नहीं, रहमानी साहब आतंकवादी नहीं है। अगर आप आतंकवादी नहीं तो आपको क्यों लग रहा है? आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए था। अगर आप आतंकवादी नहीं है तो आप मेरे साथ खड़े बोलिए, आप आतंकवाद के खिलाफ तो उनके साथ खड़े हो गए, आप तो उनका समर्थन करने। इसका मतलब यह है कि देश में आतंकवाद है। विजय जी सवाल यही है, विपक्ष कहता है कि जो आपके साथ वो आतंकवादी नहीं, जो आपके खिलाफ वो आतंकवादी, ये आरोप विपक्ष लगाता है।
तो आतंकवाद की डेफिनेशन पे बहस होगी अब। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने आपको पवन जी की कुछ घटनाएं बताई हैं। हाँ जी। हमने कुछ घटनाएं बताई हैं। गोखला हमने बताया है क्या आतंकवाद नहीं था। अहमदाबाद में 56 लोग मारे क्या क्या आतंकवाद नहीं था। मुंबई में जितनी घटनाएं घटी क्या आतंकवाद नहीं था। 89-90 में सारा हिंदू समाज वहां से निकाल दिया गया कश्मीर से, वो आतंकवाद नहीं था। सरोजिनी नगर में कितने लोग मारे गए, आतंकवाद नहीं था। मैं इस आतंकवाद की बात करता हूँ। अभिषेक जी, लगातार बीजेपी ये सीरीज गिनाती है, ये हम बम हमला, ये बम हमला, ये बम हमला, और जब चुनाव आते हैं तो आतंकवाद मुद्दा क्यों नहीं? आप कह रहे हो कि ये घटिया मुद्दा है, आतंकवाद पर चर्चा घटिया क्यों? पवन जी, हम तो कह रहे हैं आतंकवाद बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पाकिस्तान कौन गया देश जानता है, पीडीपी के साथ गठबंधन किया कुर्सी के लिए देश जानता है, मसरत जैसे आतंकवादियों की रिहाई किसने करी देश जानता है, पत्थरबाजों के मुकदमे किसने वापिस लिए, मंदसौर के अंदर किसानों की निर्मम हत्या किसने की गोली मारकर, और सुनिए, और जो पत्थरबाज थे उनको रबड़ की गोलियां, और जो मंदसौर के अंदर किसान थे उनको उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उनपे भी आप रबड़ की गोलियां चला देते। 80 साल की बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर और आप देख लीजिए। तो क्या ये आतंकवादी लोग नहीं है? कौन है आतंकवादी? ये देश जानना चाहता है। अगर आतंकवाद है तो उसके पीछे कौन कौन लोग हैं और जेल जाने चाहिए। मैं कह रहा हूं, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो वो देश के अंदर खुला नहीं घूमना चाहिए। आपकी जांच एजेंसियां फेल हो चुकी है, माफी मांगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, या तो वो सच बोल रहे हैं या केंद्रीय जांच एजेंसियां फेल हो चुकी है। पवन जी, बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये कोई आम जनता बहुत मूर्ख नहीं है, जनता सब जानना चाहती है। जनता को यह भी जानना है कि वो जो कन्नौज में इतने पैसे मिले थे वो किन किन नेताओं के थे, किन किन अधिकारियों के थे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हो या केंद्र सरकार। अभिषेक जी, इसी साइकिल बम वाले बयान पर केजरीवाल का एक रिएक्शन आया है। आतंकवाद और साइकिल बम की सियासत की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई है। एक बार उनको सुन लेते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैंने सुना प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है। गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले, जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। तो ये आपने देखा, अरविंद केजरीवाल लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। राकेश जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साइकिल वाले को आतंकवादी बताकर प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों का अपमान किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल वही केजरीवाल है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, इसके साक्ष्य प्रस्तुत करो ऐसी मांग की। आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाना, देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर देना, यही इनका सगल बन गया है। राजनीति को किस स्तर पर लेकर के जाएंगे? समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल है, और ये सच है कि अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुए थे उन ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों ने साइकिल का उपयोग किया, और साइकिल के साथ कैसे कनेक्शन जुड़ता है ये स्पष्ट हो जाता है कि मोहम्मद सैफ जो एक आतंकवादी है, उसके पिता मोहम्मद सादाब जो समाजवादी पार्टी के नेता है, आतंकवादी के पिता समाजवादी, वो हलफनामा देकर के कहता है कि मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। तमाम सारी फोटो अखिलेश यादव जी के साथ उनके आवास की मोहम्मद सादाब के साथ वायरल होती है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी एक बार भी मना नहीं करती है कि हाँ, आतंकवादियों के परिजनों के साथ उनके कोई तार नहीं जुड़े हुए हैं। एक बार भी अहमदाबाद ब्लास्ट में आतंकवादियों की सजा दिए जाने पर वो किसी प्रकार से कोई इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, इसकी स्वागत नहीं करते हैं। क्या ये सच नहीं है कि वर्ष 2012 में सरकार बनने के बाद 2013 में सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया था, जब कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि क्या आप इनको पद्म भूषण देना चाहते हैं? भला हो हाईकोर्ट का जिसने मुकदमे वापस लेने से रोक दिया था। क्या ये सच्चाई नहीं है कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के प्रति सहानुभूति रखते हुए मुलायम सिंह यादव जी और पूरे यादव परिवार ने कहा कि ये तो बेगुनाह नौजवान है। आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं और हम उस पर टिप्पणी भी ना करें, और बार बार जो अभिषेक कह रहे हैं ना कि आतंकवादी गिरफ्तार क्यों नहीं किए जा रहे हैं, अरे भैया चुन चुन करके आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं, कोई आतंकवादी छोड़ने वाले नहीं है। आतंकवादियों को सजा देने का काम न्यायालय करेगी, और आतंकवादियों के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं
उनका फैसला जनता की अदालत करेगी और जनता की अदालत में चुनाव में यह मसला जनता के बीच में है। और तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं कि चौथे चरण में आ गया। अरे नहीं, ये चौथे चरण में नहीं आया है, ये पहले चरण से है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा हमारे लिए सबसे प्राथमिकता का विषय है। देश सबसे पहले है। जान है तब जहान होगा। अगर जान ही नहीं बचेगी तो विकास कहेगा होगा। अगर सुरक्षा की भावना नहीं होगी तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे? इसलिए तुष्टीकरण के लिए कृपया करके देश की सुरक्षा के मसले पर ये तुष्टीकरण की गंदी राजनीति बंद कर दीजिए। आतंकवादियों का एक स्वर में विरोध होना राकेश चाहिए। जी, अभिषेक सोम जी से एक सवाल ये बनता है कि बीजेपी बार बार आपकी लिस्ट के बाद कहती है कि आपके संबंध रहे हैं। आपके नेता अबू आजमी ने इस शख्स जिसको फांसी की सजा हुई उसके साथ मुलाकात की है अहमदाबाद में जाकर, ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं। तो आपको नहीं लगता इस स्पेसिफिक इशू पर भी बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ताकि जनता तय करे कि कौन आतंकवादी के साथ, कौन खिलाफ? पवन जी, मैं तो कह रहा हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को किसने सम्मान दिया? बिन बुलाए बिन बताए पाकिस्तान कौन जाता है? इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा कि पाकिस्तान प्रेम किसको है, जो हमारी सेना के जवानों की हत्या करते हैं और देश पे हमला करते हैं। शायद आपने मेरा सवाल सुना नहीं। अभिषेक जी, मैं सिर्फ ये देश भारत है और क्या जानना चाहता है? मोदी जी का भारत है। नहीं, देश ये जानना चाहता है, अभिषेक जी, देश ये जानना चाहता है, जिस तस्वीर को बीजेपी दिखाती है, लहरा रही है, जिसमें अखिलेश यादव हैं और उस शख्स के पिता हैं जिसको फांसी हुई है, क्या वो तस्वीर सच्ची है कि झूठी है? क्या वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा था कि नहीं था? इस पर आपका पक्ष जानना चाहता है। जो पहले घटना याद दिला रहे हैं वो जनता ने देखी है, उस पर बीजेपी से जवाब भी लेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए पवन जी, साफ तौर पे मैं ये कह देना चाहता हूं, अगर किसी का पुत्र किसी अपराध में शामिल है तो जरूरी नहीं है उसका पिता, उसका भाई, उसकी बहन, उसके सगे संबंधी सारे ही आतंकवादी हों। ऐसा संभव नहीं है ना। कोर्ट ने उसको दोषी माना है, फांसी की सजा दी है, बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है। अगर वो दोषी है तो कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्र विरोधी किसी भी उसमें सम्मिलित है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम देश के गद्दारों के साथ उनका समर्थन नहीं करते हैं और ये देश जानता है। हम लोग कट्टरपंथी विचारधाराओं का किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हारती है, पंजाब में कहती है, पंजाब में आप देख लीजिए, वहां केजरीवाल जी बहुत मजबूत स्थिति में, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी करारी हार दिख रही है, तो वहां कहते हैं पंजाब में खालिस्तानियों के साथ ये जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास चाहिए। उनको हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू कार्ड खेलती है। ओवैसी साहब है, वो कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा की बात करते हैं। हम तो समाजवादी लोग हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। राकेश जी ये कह रहे हैं कि भाजपा जब जब हारती है तब तक आतंकवाद का जिक्र करती है। देखिए पवन जी, मेरा एक सवाल है, इस सवाल का जवाब अभिषेक सोम जी आज देश के सामने देते। आपकी चैनल को देश पर देख रहा है। क्या समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश की थी या नहीं की थी? क्या उन पर मुकदमा वापस हटाने की प्रक्रिया की थी या नहीं की थी? और उन आतंकवादियों को सजा हुई तो आज समाजवादी पार्टी को पश्चाताप होता है या नहीं होता है? अपराध बोध होता है या नहीं होता है? और होता है तो कम से कम आज सार्वजनिक चैनल पर ये सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ले। आज ये सबके बीच में, जनता के बीच में कहे कि हाँ, आतंकवादियों को सहानुभूति हमने जो दिखाई वो हमारा अपराध। आतंकवादियों को सजा मिली है। आप बता दीजिए कितने आतंकवादियों को सजा मिली है जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं। 5 साल आपकी सरकार थी, कितनों को सजा मिल गई है? तस्लीम रहमानी साहब, अभी आपके दिल का दर्द ठीक भी ना हुआ है। ये आतंकवादियों को अभी जो 38 लोगों को सजा मिली है ना, मैं जानता हूं कि दिल में आपके बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत पीड़ा पहुंची होगी, मानसिक आघात पहुंचा होगा, सदमा लगा होगा कि आपके भाईजान थे बहुत सारे, आपके बहुत करीबी थे जिनको ये सजा हुई है। मैं जानता हूं आपको मानसिक सदमा पहुंचा है। आप निश्चिंत रहिए, देश की धरती पर किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर कठोरता से कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलकर ही रहेगी। रहमानी साहब, आप थे 5 साल आप सरकार में थे, एक को भी सजा मिली है तो बताइए। इसलिए मैं कह, जुमले बोलते हैं आप आतंकवाद के नाम पे जुमले बोलते हैं। एक को सजा नहीं दे सके, 5 साल सरकार चला के आप निकल लिए पटनी गली से, और अब आपकी सरकार जा रही है, अब आप वो मुद्दा उठा रहे हैं। आप उन्हें बताइए, चीन ने
कैसे चीज दाखिल हो गया आतंकवाद के जरिए? आप उन्हें बताइए, कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लेकर अब तक हमारे कितने जवान शहीद हुए, कितना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आतंकवादियों ने किया? मुझे आप दीजिए आंकड़े, क्यों नहीं रुका है वो आज तक? कौन देगा उसका जवाब? आप आतंकवाद को इलेक्शन का इशू बनाना चाहते हैं, कीजिए डिबेट आतंकवाद पर, हम तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कीजिएगा। इलेक्शन के वक्त तस्लीम रहमानी साहब, आपने उनको कहा उनका संपर्क होगा तो सवाल पूछेंगे। ये मौजू उठा के रहमानी साहब का मौजू बन रही है। आप आतंकवादियों को बचाने की कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तस्लीम रहमानी साहब, आपने एक सवाल ले लीजिए। आपने बचाया है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। अरे खड़े हो जाइए, आप आतंकवाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहिए, आप आतंकवादियों के बारे में चर्चा करते रहिए, उनकी रहनुमाई करते रहिए, आतंकवादियों को झंडा को धोते रहिए। देश आपको स्वीकार नहीं करने वाला है। तस्लीम रहमानी आप खुद विधानसभा का चुनाव लड़े थे। जवाब ले लेते हैं रहमानी साहब एक जवाब ले लेते हैं। विजय शंकर जी हमारे साथ हैं। विजय शंकर जी कह रहे हैं कि आतंकवादी घटनाओं पर क्या क्या कार्रवाई हुई उसका सबूत दीजिए, आतंकवाद पर चर्चा कीजिए, लेकिन चुनाव के बाद अरुणाचल के पास जवाब ले लीजिए। रहमानी साहब जवाब ले लीजिए, आपका सवाल पूछा है। पवन जी, किसी भी देश के लिए सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा होता है। अभिषेक जी बैठे हैं, रहमानी साहब बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े चीख कर कहते हैं कि ये आतंकवादी को पकड़ा क्यों नहीं, इस मर्डर को पकड़ा क्यों नहीं, इस हत्यारे को पकड़ा क्यों नहीं। और जब वो पकड़ा जाता है तब ये रोते हैं, तभी कहते हैं कि बिल्कुल वो तो बच्चा था, वो तो बहुत ऐसे परिवार से था, उसके पिताजी टीचर थे, फिर इस प्रकार गिनाना शुरू कर देते हैं। तो इनका कोई दीन धर्म तो है नहीं। यानी जब आतंकी पकड़ा जाएगा, इस प्रकार का जिहादी पकड़ा जाएगा, इस प्रकार का हत्यारा पकड़ा जाएगा, तब ये उसके साथ खड़े होते हैं। और जब तक नहीं पकड़ा जाता है तब उंगली उठा कर चैलेंज करते हैं कि पकड़ा क्यों नहीं आपने। तो इनका कोई ये कहीं खड़े नहीं होते, एक जगह खड़े नहीं होते। ये देश बहुत समझदार हो गया है रहमानी साहब, अब सब कुछ समझता है। आपकी किसी प्रकार का इस प्रकार का समझदार हो गया, इसीलिए सरकार जा रही है। कुछ समझने हो गया, अब नहीं आना ये रहमानी साहब एक सवाल ये है कि क्या इस्लाम का जो कट्टरपंथी मानने वाले लोग हैं या कट्टर सोच रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर राजनीतिक चर्चा नहीं होती? क्या वो तुष्टीकरण के लिए उसको अंडर द कारपेट छुपा दिया जाता है? क्यों जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो एक मंत्री कहता है कि जब न्याय नहीं होता तो आतंकी बनते? आजम खान का बयान था जब मामला वापस लेते वक्त कहा गया, और अब जब चुनाव है तो आप कहते हो कि चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है आतंकवाद के बहाने? क्या आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी हैं इस देश में? ये कहना चाहते हैं? वही मैंने तो नहीं कहा। हिंदू अरे देश की बात कीजिए, देश के मुद्दों की बात। सर मैंने नहीं कहा, आपका आज का ही बयान है। अभी चर्चा में आपने कहा कि बीजेपी पोलराइजेशन करना चाहती है, इसलिए आतंकवाद का मुद्दा लेके आ रही है। आपका मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप जुमलेबाज पार्टी हैं, आपको कहा जा रहा है महाझूठी पार्टी है, आपका मजाक उड़ रहा है। कुछ तो लज्जित हो जाइए, इतनी भी क्या पूरा समाज मजाक उड़ा रहा है। काम कौन करता है? ये पकड़े जाते हैं, ये विस्फोटक किसके थैले पकड़े जाते हैं, ये AK-47 किसके पास पकड़ी जाती हैं? ये तो आप बताइए ना, कौन लोग हैं वो? एक स्टेटमेंट अभिषेक जी से ले लेते हैं। अभिषेक जी, जब आजम खान कहते हैं कि न्याय नहीं होता तो आतंकवाद पैदा होता है, सामाजिक सौहार्द के लिए हमने केस वापस लिए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो सब तुष्टीकरण की कोशिशों के तहत ऐसे बयान आते हैं? आजम खान का बयान ऑन रिकॉर्ड है मंत्री रहते हुए। देखिए पवन जी, न्याय कहाँ मिलता है? तो धर्म संसद के बयान भी हैं, हमको उन पे चर्चा नहीं करनी है, हम उस पर शायद भी नहीं समझते कि उन पे चर्चा करें। रहमानी जी, सुन लीजिए, अभिषेक को सुन लीजिए। रहमानी जी देखिए पवन जी, न्याय कहाँ मिलता है? प्रथम चरण का जब चुनाव चल रहा था, मेरठ जिले के सरदाना तहसील में एक गोपाल सिंह सोम की निर्मम हत्या कर दी गई। क्यों नहीं मिला न्याय अभी तक? क्यों नहीं हत्यारे अभी तक पकड़े गए? तो क्या वो आतंकवादी बन जाए? जब तो क्या वो आतंकवादी बन जाए? उनके परिवार वाले ना, विवेक तिवारी की हत्या क्यों की जाती है? पर्वत सिंह एक अध्यापक थे कन्नौज में, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। प्रदीप सिंह तोमर
हापुड़ जिले के पिलखवा तहसील के रहने वाले सर, उनकी निर्मम आपराधिक हत्या क्यों चर्चों की गई? आपराधिक उनके मुद्दों की हत्यारों लिस्ट को बनाकर सजा क्यों आतंकवाद नहीं का जवाब इसका नहीं दिया जा जवाब सकता। जनता आप सबने इंडिया टीवी और को आने वक्त वाले दिया, समय हमारे में पास 10 फिलहाल मार्च इतना ही को वक्त था। भारतीय आगे जनता चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।